जरा सोचिए, कोई कंपनी हर साल अरबों डॉलर का घाटा सहती है। इन्वेस्टर्स पैसा लगाते रहते हैं। लोग पूछते हैं, ये कंपनी कमाती कब है? लेकिन कुछ सालों बाद वही कंपनी पूरी मार्केट पर राज करने लगती है और उसका कंपेटिटर बाजार से गायब हो चुका होता है। ये किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। अमेज़न के साथ, रिलायंस जियो के साथ, उबर के साथ, यहाँ तक कि टेस्ला के शुरुआती सालों में भी। आज फाइनेंस की दुनिया में इसके लिए एक शब्द है, प्रेडेटरी प्राइसिंग, यानी शुरुआत में इतना घाटा उठाकर सामान बेचो कि छोटे प्लेयर्स टिक ही न पाएं। एक और शब्द है, बर्न रेट ही है, बिना मुनाफे की चिंता किए, सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। जब जियो 2016 में भारत में आया, बिल्कुल फ्री में डेटा और कॉल्स दी। एनालिस्ट्स हैरान थे, ये बिजनेस मॉडल कैसे टिकेगा? लेकिन कुछ ही सालों में आइडिया और वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियां मर्ज होने पर मजबूर हुईं। BSNL हाशिए पर चला गया और जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बन गया। अमेज़न के साथ भी यही हुआ। सालों तक कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाती थी। वॉल स्ट्रीट पर सवाल उठते थे। लेकिन इसी दौरान अमेज़न ने अपनी मार्केट डोमिनेंस इतनी मजबूत कर ली कि आज लगभग हर ई-कॉमर्स कैटेगरी में उसकी पकड़ है। रिटेल, क्लाउड, AWS, लॉजिस्टिक्स, यहाँ तक कि स्ट्रीमिंग तक। अब यहीं एक और फाइनेंस टर्म समझिए, वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी अपने प्रोडक्ट की पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करना, कच्चे माल से लेकर आखिरी ग्राहक तक। टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती, वो अपनी बैटरीज बनाती है, चार्जिंग नेटवर्क बनाती है, यहाँ तक कि इंश्योरेंस तक ऑफर करती है। रिलायंस सिर्फ टेलीकॉम में नहीं है, वो रिफाइनिंग में है, रिटेल में है और अब मीडिया एंटरटेनमेंट में भी है। और एक शब्द जो आपने ज़रूर सुना होगा, मोट, यानी वो सुरक्षा दीवार जो एक कंपनी अपने बिजनेस के चारों तरफ बनाती है ताकि कोई नया कॉम्पिटिटर अंदर घुस ही ना पाए। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, मुझे वो कंपनी चाहिए जिसका मोट सबसे गहरा हो। तो सवाल ये उठता है, प्रेडेटरी प्राइसिंग, बर्न रेट, वर्टिकल इंटीग्रेशन, मार्केट डोमिनेंस, मोट, ये सारे शब्द जो आज हर बिजनेस न्यूज़ चैनल पर, हर स्टॉक मार्केट एनालिसिस में सुनाई देते हैं, क्या ये नए हैं? क्या ये सिलिकॉन वैली या भारत के मॉडर्न बिजनेस दिमागों की खोज हैं? जवाब है नहीं। ये सारी स्ट्रैटेजीज एक ही जगह से निकली हैं। एक ऐसे आदमी से जिसने आज से 150 साल पहले बिना MBA, बिना फाइनेंस की किताबें पढ़े वो पूरा सिस्टम अकेले खड़ा कर दिया था, जिसे आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी किसी न किसी रूप में कॉपी कर रही है। उसने कोई ऐप नहीं बनाया, उसने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई थी शुरुआत में। उसने सिर्फ एक चीज बनाई, एक सिस्टम। और उस सिस्टम का नाम आज भी हर इकोनॉमिक्स की किताब में पढ़ाया जाता है। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक आदमी जमीन में छेद करता है और उसमें से तेल निकलता है। दुनिया इसे ब्लैक गोल्ड कहती है। हजारों लोग रातों रात अमीर बनने के सपने लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक आदमी जो उस भीड़ में नहीं था, जो कुआं भी नहीं खोद रहा था, वो अगले 40 सालों में दुनिया का सबसे अमीर बन जाता है। इतना अमीर कि आज के हिसाब से उसकी दौलत $400 बिलियन से ज्यादा होती, यानी आज के सबसे अमीर बिलियनर्स से भी कई गुना ज्यादा। उसका नाम था जॉन डेविसन रॉकेफेलर। उसने एक बूंद तेल नहीं खोदा, लेकिन उसने वो सिस्टम बनाया जिससे कोई बच नहीं सकता था, न कंपेटिटर, न सरकार, न आम आदमी। और आज चाहे वो अमेज़न हो, जियो हो, टेस्ला हो या कोई और मॉडर्न जायंट, सब जाने अनजाने उसी 150 साल पुरानी प्लेबुक के किसी न किसी पन्ने का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे रॉकेफेलर ने वो कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाई जो आज फाइनेंस की भाषा में
मोट, वर्टिकल इंटीग्रेशन और प्रेडेटरी प्राइसिंग कहलाती हैं। कैसे उसने कंपटीशन को खत्म किए बिना उसे अब्जॉर्ब किया, और क्यों रॉकेफेलर को दुनिया आज भी डेविल और सेंट दोनों कहती है, चलिए शुरू करते हैं। जॉन डी रॉकेफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से कस्बे में हुआ। घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता विलियम रॉकेफेलर एक अजीब इंसान थे। आधा समय घर पर रहते, आधा समय गायब। बाहर वो खुद को डॉक्टर बताते थे और नकली दवाइयां बेचकर लोगों को ठगते थे। लेकिन यहीं से जॉन ने अपना पहला सबक सीखा, अपने पिता से। पिता उसे पैसों को लेकर सख्त ट्रेन करते थे। कभी उसे कुछ रुपए उधार देते, फिर ब्याज सहित वापस लेते, अपने ही बेटे से। क्रूर लगता है, लेकिन इसी ट्रेनिंग ने जॉन के अंदर एक चीज पक्की कर दी, पैसा भावना से नहीं, सिस्टम से चलता है। 16 साल जब जॉन ने अपनी पहली नौकरी शुरू की, एक असिस्टेंट बुक कीपर के तौर पर, सिर्फ 50 सेंट प्रतिदिन पर। लेकिन जॉन ने इस काम को इतनी गंभीरता से लिया कि वो हर पैसा में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि उसने एक पैटर्न देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए थे। 1860 के दशक में हर कोई तेल खोदने में लगा था। हजारों लोग जमीन खरीद रहे थे, कुएं खोद रहे थे, किस्मत आजमा रहे थे। ज्यादातर दिवालिया हो गए, लेकिन जॉन ने एक सीधी सी बात समझी। गोल्ड रश में सोना खोदने वालों में से बहुत कम अमीर बने, लेकिन जिन्होंने कुदाल और जीन्स बेची, वो सब अमीर बने। तेल के मामले में वो कुदाल था, रिफाइनिंग। कच्चा तेल बेकार है जब तक उसे साफ करके केरोसिन और बाकी प्रोडक्ट्स में ना बदला जाए। और रिफाइनिंग का बिजनेस प्रेडिक्टेबल था। चाहे तेल कहीं से भी निकले, उसे रिफाइन तो करना ही पड़ेगा। 1870 में जॉन ने अपनी कंपनी बनाई, स्टैंडर्ड ऑयल। नाम में ही उसकी सोच झलकती है। स्टैंडर्ड यानी एक तय, भरोसेमंद क्वालिटी। उस दौर में तेल के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी खराब थी कि घरों में लैंप फटने की घटनाएं आम थीं। रॉकेफेलर ने वादा किया, हर बोतल में वही क्वालिटी मिलेगी, हर बार। ये उसकी पहली रणनीति थी, भरोसा, एक प्रोडक्ट बना दो। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। रॉकेफेलर ने समझा कि तेल के व्यापार में सबसे बड़ी लागत थी ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे कंपनियां तेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भारी किराया लेती थीं। यहां रॉकेफेलर ने वो किया जो आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उसने रेल रोड कंपनी से सीक्रेट रीबेट डील्स किए। मतलब ऑयल ज्यादा तेल भेजेगी, इसलिए रेल रोड कंपनीज उसे डिस्काउंट देंगी। लेकिन ये डिस्काउंट इतना बड़ा था कि छोटी रिफाइनिंग कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही मर जाती थीं। इससे भी आगे, स्टैंडर्ड ऑयल को सिर्फ अपने माल पर डिस्काउंट नहीं मिलता था, बल्कि रेल रोड्स उसे ये भी बताते थे कि कॉम्पिटिटर कितना तेल भेज रहा है। रॉकेफेलर के पास अपने दुश्मन की पूरी जानकारी थी, बिना दुश्मन को पता चले। अब असली चाल शुरू होती है। जब कोई छोटी रिफाइनिंग कंपनी दबाव में आकर टूटने लगती, तो रॉकफेलर के आदमी उनके पास प्रस्ताव लेकर, या तो हमारे साथ मिल जाओ या हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पास चुनने का मौका है। इस स्ट्रैटेजी को इतिहास में शब्द द क्लीवलैंड मैसेकर कहा जाता है। सिर्फ कुछ हफ्तों में क्लीवलैंड शहर की 26 में से 22 रिफाइनिंग कंपनीज या तो बिक गईं या बंद हो गईं। ज्यादातर लोगों ने स्टैंडर्ड ऑयल को अपनी कंपनी बेच दी, कैश में नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर्स में। ये चालाकी थी। जो लोग डर के मारे बिक भी गए, वो अब स्टैंडर्ड ऑयल के मुनाफे में हिस्सेदार बन गए। इसलिए उन्होंने कभी सरकार के खिलाफ गवाही नहीं दी। असली मास्टर स्ट्रोक था, दुश्मन को खत्म मत करो, उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बना दो। 1882 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका के 90% से ज्यादा तेल रिफाइनिंग को कंट्रोल करती थी। और यहीं से जन्म हुआ एक नई चीज का, ट्रस्ट। रॉकफेलर ने एक कानूनी स्ट्रक्चर बनाई जिसे स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट कहा गया, जिसमें अलग अलग राज्यों की सभी कंपनियां कागज पर अलग दिखती थीं, लेकिन असल में एक ही रॉकफेलर नियंत्रण करता था। ये इतना नया तरीका था
कि उस वक्त के कानून में इसे रोकने का कोई प्रावधान ही नहीं था। यही यही वजह है कि आज भी कॉरपोरेट जगत में ट्रस्ट और मोनोपोली शब्द जब भी इस्तेमाल होते हैं, उनकी जड़ इसी कहानी में है। अब सवाल ये है, रॉकीफेलर ने ये सब किया कैसे, बिना गिल्ट के? इसका जवाब उसकी फिलॉसफी में छुपा है, जो 3 बड़े स्तंभों पर टिकी थी। पहला स्तंभ, एफिशिएंसी, दुनिया की सेवा है। रॉकीफेलर खुद को लुटेरा नहीं, सिविलाइजर मानता था। उसका मानना था कि जब बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियां एक ही चीज बना रही होती हैं, तो रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं। पैसा, समय, मेहनत, सब कुछ डुप्लीकेट होता है। उसकी नज़र में कंपटीशन वेस्टफुल थी। उसकी लॉजिक थी, अगर एक बड़ी कुशल कंपनी सस्ता और अच्छा तेल दे सकती है, तो छोटी-छोटी कंपनियों का मरना बुराई नहीं, बल्कि प्रगति है। यहीं रॉकीफेलर की सबसे विवादास्पद सोच छुपी है। उसने खुद को धार्मिक इंसान मानते हुए मोनोपोली बनाने को भगवान की मर्जी समझा। वो एक कट्टर बैप्टिस्ट ईसाई था, चर्च में नियमित जाता, दान करता और मानता था कि पैसा कमाना उसका गॉड गिवन ड्यूटी है और उतना ही उसे समाज को वापस लौटाना भी। दूसरा स्तंभ, इमोशन से नहीं, डेटा से फैसला लो। रॉकीफेलर कभी गुस्से में फैसला नहीं लेता था। जो कंपनियां उसके खिलाफ जाती थीं, उनसे भी वो शांति से मिलता, मुस्कुराता और बिजनेस की भाषा में बात करता। उसके साथी कहते थे, वो कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता था, लेकिन उसका हर शब्द एक फैसला होता था। तीसरा स्तंभ, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हर कड़ी अपने हाथ में रखो। रॉकेफेलर सिर्फ रिफाइनिंग तक नहीं रुका। उसने बैरल बनाने की कंपनियां खरीदी, पाइपलाइन बनवाए, अपनी अपनी रेल रोड कार्स बनाई, यहाँ तक कि लकड़ी के जंगल भी खरीदे ताकि बैरल की लकड़ी का खर्च कम हो सके। मतलब, तेल जमीन से निकलने से लेकर आपके घर के लैंप तक पहुंचने की हर एक की कड़ी पर रॉकेफेलर का नियंत्रण था। आप उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। चाहे आप कुछ भी करें, कहीं ना कहीं आप रॉकेफेलर के सिस्टम से गुजरते ही थे। यहीं वीडियो के टाइटल का असली मतलब आता है, वो सिस्टम जिससे बचना मुश्किल है। लेकिन कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए अजेय नहीं होता। एक पत्रकार, आइडा टार्बल, जिसके पिता का बिजनेस खुद रॉकेफेलर ने तबाह किया था, उसने सालों तक रिसर्च करके स्टैंडर्ड ऑयल की पूरी कहानी उजागर की। उसकी किताब द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अमेरिका को हिला दिया। जनता का गुस्सा इतना बढ़ा कि 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, स्टैंडर्ड ऑयल। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जब कंपनी टूटी, रॉकफेलर की दौलत घटी नहीं, बल्कि बढ़ गई, क्योंकि उसके पास हर नई कंपनी के शेयर्स थे और अलग-अलग होने के बाद हर कंपनी की वैल्यूएशन अलग-अलग बढ़ गई। आज भी जो कंपनियां हम रोज कियाबी और इस्तेमाल करते हैं, एक्सॉन मोबाइल, चेवरॉन, मार्थॉन पेट्रोलियम, ये सब उन्हीं 34 टुकड़ों के वंशज हैं। यानी सिस्टम टूटा जरूर, लेकिन उसकी जड़ें आज भी दुनिया चला रही हैं। अब सवाल ये है, क्या ये फिलॉसफी सिर्फ इतिहास की बात है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, तो आज की सबसे बड़ी कंपनियां वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रही हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक हर कड़ी को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश, कंपटीशन खत्म करना, शुरुआत में भारी डिस्काउंट देकर छोटे प्लेयर्स को बाजार से बाहर करना, फिर बाद में कंट्रोल हासिल करना। डेटा का इस्तेमाल, जैसे रिफेलर को रेल रोड से कंपेटिटर की जानकारी मिलती थी, वैसे ही आज बड़ी कंपनियों के पास कंज्यूमर डेटा की ताकत है, जो उन्हें हर प्रतिस्पर्धी से एक कदम आगे रखती है। भारत में भी टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में जो पैटर्न पिछले एक दशक में देखा गया है, भारी शुरुआती निवेश, सस्ती कीमतें, फिर बाजार में मजबूत पकड़, उसकी जड़ें भी उसी सोच से मिलती जुलती नजर आती हैं, जो रॉकेफेलर ने 150 साल पहले अपनाई थी। ये कोई इल्ज़ाम नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल पैटर्न है, जिसे समझना ज़रूरी है ताकि हम कंज्यूमर के तौर पर समझदार फैसले ले सकें। यहीं इस असली सवाल खड़ा होता है, क्या इफ़िशिएंसी के नाम पर मोनोपोली सही है, या कंपटीशन की कीमत पर तरक्की एक धोखा है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है।
इकोनॉमिस्ट्स आज भी इस पर बंटे हुए हैं। कुछ कहते हैं रॉकेफेलर ने तेल की कीमतें घटाईं और लाखों घरों में रोशनी पहुंचाई। दूसरे कहते हैं उसने प्रतिस्पर्धा को कुचलकर एक अन्यायपूर्ण सिस्टम बनाया। एक दिलचस्प बात, अपनी जिंदगी के आखिरी 40 सालों में रॉकेफेलर ने अपनी लगभग आधी दौलत दान कर दी। आज के हिसाब से ये रकम खरबों डॉलर में बैठती है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को बनाया, रॉकफेलर फाउंडेशन शुरू की, मेडिकल रिसर्च में इतना पैसा लगाया कि हिपांत्या की हुकवर्म डिजीज और येलो फीवर जैसी बीमारियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उसकी फाउंडेशन ने आधुनिक मेडिकल रिसर्च के तरीके को नई दिशा दी, जो आज भी WHO जैसी संस्थाओं के काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है। तो क्या ये गिल्ट था? क्या ये अपनी इमेज सुधारने की कोशिश थी? या सच में उसका मानना था कि जो कमाया वो समाज को लौटाना जरूरी है? शायद जवाब दोनों में थोड़ा थोड़ा है। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी हमें सिखाती है कि सिस्टम पैसे से नहीं, सोच से बनता है। उसने कोई तेल नहीं खोदा, लेकिन उसने वो नियम लिखे जिन पर आज भी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। उसकी कहानी एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच तरक्की ला सकती है, लेकिन उसी ताकत का इस्तेमाल अगर बेलगाम हो जाए तो वो एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जिससे आम आदमी बच नहीं पाता। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी कंपनी को बाजार में हावी होते देखें, याद रखिएगा, शायद वो भी वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रही है जो 150 साल पहले एक गरीब घर के लड़के ने लिखी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से रॉकेफेलर एक विजनरी था या विलन?